चलिए। हेलो 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 हेलो। चलिए ठीक है, आइए अब पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे। ये क्लास फाउंडेशन है और फाउंडेशन का ये न्यू बैच है जो अभी हाल ही में शुरू हुआ है। तो जितने भी क्लासेस रहेंगे सब आपको मिल जाएंगे प्रत्येक फोल्डर में। अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए अभी हम आपको बताए हैं, एक ही मिनट पहले शुरू किए थे और इसको बताए थे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री को ही क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। और बोले हैं इसमें कितना चैप्टर होता है, ये बोले हैं कंटेंट यानी विषय सूची लिखने के लिए। तो विषय सूची आप क्या कीजिए, एक बार लिखिएगा, पहला चैप्टर का लिखिएगा। हमारे आसपास के पदार्थ, पहला चैप्टर का नाम रहेगा हमारे आसपास के पदार्थ। सीक्वेंस में लिखिएगा, ऊपर से नीचे, समझ सीक्वेंस समझते हैं ना जी। हाँ, हमारे आसपास के पदार्थ लिख दिए। चलिए दूसरा लिखिएगा, तत्व तथा मिश्रण। 15 चैप्टर है इसमें। दूसरा लिखिए तत्व तथा मिश्रण। दूसरा चैप्टर का लिखिए, कंटेंट में स्टार मार के यहाँ पे लिखना होता है ऐसे, या फिर एक देख लिखिए, पहला चैप्टर बोल दिए थे फिर दूसरा बोले थे, ऐसे लिखिए। दूसरा तत्व तथा मिश्रण हो गया। तीसरा लिखिएगा तत्वों की आवर्त वर्गीकरण। सॉरी, तत्वों की आवर्त वर्गीकरण नहीं, रुकिए एक मिनट। परमाणु की संरचना, काट दीजिए उसको। परमाणु की संरचना, तीसरा है आपका परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। परमाणु की संरचना हो गया तीसरा। चौथा लिखिएगा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। चौथा चैप्टर लिखिएगा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण हो गया। पांचवा चैप्टर लिखिएगा मूल संकल्पना। मूल संकल्पना, मूल संकल्पना, मूल संकल्पना लिखा गया। चलिए छठवां चैप्टर लिखिएगा रासायनिक आबंधन। रासायनिक आबंधन, रासायनिक आबंधन। सातवां चैप्टर लिखिए अम्ल, क्षार एवं लवण। सातवां चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण, ये हमारा सातवां चैप्टर है। आठवां चैप्टर लिखिएगा रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता, आठवां चैप्टर क्या है, रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता। नौवा लिखिएगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। नौवा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रस लिख दिए, तो कितना चैप्टर लिख दिए अभी, 9 गो। 10वां लिखिए जल। 10वां चैप्टर में है जल। चैप्टर का नाम क्या है, जल। अगला चैप्टर लिखिएगा इसके बाद अयस्क तथा धातु कर्म। अयस्क तथा धातु कर्म, अयस्क तथा धातु कर्म, ये अगला चैप्टर है, यानी 11 नंबर चैप्टर है। 12वां चैप्टर लिखिएगा ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन हो गया। चलिए अगला चैप्टर लिखिए 13 नंबर चैप्टर कार्बनिक रसायन एवं उसके यौगिक। कार्बनिक रसायन एवं उसके यौगिक, ये 13 नंबर चैप्टर है। कार्बनिक रसायन एवं उसके यौगिक।
14 नंबर चैप्टर लिखिए ईंधन, फ्यूल जिसको बोलते हैं, ईंधन, 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 ईंधन लिख दें, हो गया। लास्ट चैप्टर लिखिए यानी 15 नंबर, दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन। तो इसमें 15 चैप्टर पढ़ना होता है केमिस्ट्री के अंतर्गत। 15 चैप्टर पढ़िएगा, पूरा केमिस्ट्री आपका कंप्लीट केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो बताइएगा इसमें कितना चैप्टर पढ़ना है? 15 चैप्टर में पढ़ना है। तो अब क्या कीजिए, हेडिंग कैसे मारते हैं, स्टार कैसे लगाते हैं, आपको थोड़ा हम सिखा दें। खैर कुछ लोगों को पता भी है। फिर पहला चैप्टर हम देखिए, पूरे जो नोट्स आप बना रहे हैं इसमें दो ही चीज का उपयोग आएगा, एक आपको बनाना होगा स्टार, एक बनाना होगा हेडिंग। तो ये आपका पेपर हो गया, आपका क्या हो गया, पेपर हो गया। इस पेपर में जब बोलेंगे ना हेडिंग मारिए, तो हेडिंग बीचे में मारिएगा, जैसे बीचे में ऐसे लिख दीजिएगा और इसको ऐसे ही क्या कीजिएगा, घेर दीजिएगा, ये आपका हेडिंग हो जाएगा। आपको बोलेंगे स्टार मार के लिखिए, तो आपको ऐसे स्टार मार देना है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देना है, ठीक ना, ऐसे लिख देना है। फिर बोलेंगे अगला स्टार मारिए, तो इसे क्या करना है, लिख देना है इसे। फिर बोलेंगे अगला स्टार मारिए, और फिर उसके बाद बोलेंगे फिर से हेडिंग मारिए, तो हेडिंग फिर से वही कंसेप्ट लगाना है, बीच में लिख देना है। फिर से स्टार मार के क्या करना है, लिखना है। कोई जगह नंबरिंग बोलेंगे नंबर देके लिखिए, चाहे स्टार मार के बोलेंगे कुछ हेड स्टार मार के कुछ लिखिए, जैसे मान लिया कुछ लिख दिए, उसके बाद कहेंगे एरो देके लिखिए, तो ऐसे एरो देके क्या करना है, इस पे लिखना है। ऐसे नोट्स आपको बनाना है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसमें तीन चीजें आ रहा है, पहला आपका स्टार और दूसरा का हेडिंग। हेडिंग ये है, कई बार को बोलेंगे कि स्टार मार के एक लिखिएगा, स्टार मार के जैसे मान लीजिए कि जल लिख दीजिए। अब जल के बारे में कहेंगे लिखिए, तो जल के बारे में लिखने के लिए उसके बाद एरो दे दीजिएगा, ऐसा क्या कीजिएगा, ऐसे एरो दे दीजिएगा, समझ रहे ना? तो इस एक सिस्टमेटिक तरीका से क्या कीजिएगा, अपने नोट्स को बनाइएगा, अच्छा रहेगा, समझ गए? तो पहला चैप्टर मारिए, पहला चैप्टर पढ़ते हैं। और पहला चैप्टर की बात करें, पहला चैप्टर का नाम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो पहला चैप्टर लिखिए हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर का नाम है, ये कौन सा चैप्टर है, पहला। कौन सा चैप्टर है, पहला। तो पहला चैप्टर हो जाएगा हमारे आसपास के पदार्थ, यानी पहला चैप्टर की अगर बात करें, हमारे आसपास के पदार्थ, पूरा डेप्थ लेके चलेंगे, क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, इतना आप ध्यान रखिएगा। ये पहला चैप्टर हो गया हमारे आसपास के पदार्थ, और इसी के बारे में क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप रसायन शास्त्र यानी रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, ये पहले जान लेना जरूरी है। तो हेडिंग मारिएगा रसायन विज्ञान, हेडिंग मारिए रसायन विज्ञान, हेडिंग समझते हैं ना, हेडिंग मारिए पहला रसायन विज्ञान। अब बोलेंगे लिखना है, चलिए लिखिएगा, रसायन विज्ञान आप हेडिंग मारे होंगे, रसायन विज्ञान, यही ना हेडिंग दी है। अब इसमें स्टार मार के लिखिएगा, स्टार मार के यहाँ से लिखिए, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ को, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ को रासायनिक विधि से, किसी पदार्थ को रासायनिक विधि से अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ को
रासायनिक विधि से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो रसायन शास्त्र यानी रसायन विज्ञान को समझे, इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बात सुनिए, जो ये रसायन विज्ञान है ना, या उसको अगर अंग्रेजी में कहें तो केमिस्ट्री बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो शब्द आया है ना, ये कहाँ से आया है? केमिस्ट्री का मतलब होता है काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी। और उसी काली मिट्टी को कीमिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कीमिया के नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी के नामों से क्या हुआ है? काली मिट्टी के नामों से इसका निकला है अर्थ केमिस्ट्री का। समझ गए ना? तो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी को कीमिया भी कहा जाता है। और उसी कीमिया नामक शब्द से क्या निकला है? केमिस्ट्री निकला है। समझ गए? ये मिस्र जो देश है ना, विश्व में मिस्र देश है, उन्हीं लोगों की वजह से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति की गई थी। ठीक ना? लिखिएगा स्टार मार्क के नीचे इसके, लिखिएगा केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया, कीमिया लिख दें। मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है। किस शब्द से जी? कीमिया। कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ जिसका अर्थ काली मिट्टी होता है। कीमिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी होता है। कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया कीमिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ, और बात करें अर्थ का, जिसका अर्थ काली मिट्टी होता है। अर्थ क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। तो बताइएगा, काली मिट्टी जो है इतिहास का अर्थ है कि केमिस्ट्री का अर्थ है? केमिस्ट्री का अर्थ है कि नहीं है? क्या यहां तक किसी बात कोई दिक्कत है? हम सबसे पहले आपको समझाएं रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान का हम बताए हैं कि ऐसा कोई भी पदार्थ जिसको रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सके, वो क्या है? रसायन विज्ञान है। एक बात हमको बताइएगा, जैसे दूध से, दूध देखे हैं ना, दूध दूध में से उसका जो है ना, उसको दूध को हम लोग गांव घर में बोलते हैं इसको फाड़ दीजिए, छेना फाड़ दीजिए। तो दूध को फाड़ के उसमें से पूरा क्रीम निकाल लेते हैं कि नहीं निकाल लेते हैं? और बाद में उस दूध का मात्र पानी बच जाता है। बचता है कि नहीं बचता है? रसगुल्ला बनता है ना, या फिर पनीर जब बनता है, तो आप इस चीज का नोटिस जरूर किए होंगे ना, दूध को जब फाड़ा जाता है ना, तो उसमें से पूरा क्रीम निकल जाता है। और उसके बाद उसमें लास्ट में केवल पानी बच जाता है। क्या बच जाता है? पानी। तो यही तो रासायनिक विधि है। और इस विधि का अगर उपयोग नहीं होता है तो दूध में से क्रीम निकल पाता है? नहीं निकल पाता। दूध में से क्रीम नहीं निकल पाता। समझ रहे हैं ना? तो दूध में से क्रीम नहीं निकल पाता तो इतना सारा चीज बन भी नहीं पाता। तो ये क्या है? ये रासायनिक विधि यानी रसायन शास्त्र यानी रसायन विज्ञान है। समझ रहे हैं ना? ठीक है। आगे हम आपको अभी लिखा है, जो रसायन शब्द है इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? मिस्र के कीमिया यानी कि कोमिया शब्द से हुआ है। कीमिया शब्द से हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। जिसका अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। यही बात बोले हैं हम आपको। ये दुइये को बात बस लिखा है। अगले जानते हैं क्या लिखिए, उसी में एक और बात लिखिए। रसायन शास्त्र का पिता रसायन शास्त्र का पिता लेवेजियर को माना जाता है। लेवेजियर लिख दीजिएगा कि लिख दें? लेवेजियर लिख दें। रसायन शास्त्र के पिता लेवेजियर को माना जाता है। देखिए लेवेसियर लिखा जाता है और लेवेजियर पढ़ा जाता है। लेवेजियर, लेवेसियर होता है, लेवेजियर पढ़ा जाता है। रसायन शास्त्र के पिता कौन है जी? लेवेजियर है। और ये केमिस्ट्री में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है, इसीलिए इनको पिता माना गया है, और दूसरा कोई बात नहीं है। तो रसायन शास्त्र के पिता हो जाएंगे लेवेजियर। इस बात को लिख लीजिएगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा? याद तो रखना ही पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? तो अब देखिए हम आपको पदार्थ के बारे में बताते हैं। एक पदार्थ का हम चार्ट बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आप जानते हैं क्या कीजिए? पेपर अपना ले लीजिए और पेपर को ऐसे कर दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपका पेपर होगा। अभी हम बता रहे हैं, ये आपका किताब है ना, इस किताब में ऐसे कर लीजिएगा। उसको लिखते वक्त एक हम चार्ट बना रहे हैं, उस चार्ट को लिखिएगा।
ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे करके लिखना है। थोड़ा सा बड़ा चार्ट है इसीलिए हम आपको बोले हैं कि ऐसे कर लीजिएगा, और अभी आपको भी क्या हो जाएगा, दिख जाएगा, ठीक है। अब अगला, अगर पेज नहीं होगा ना तो आप अगला पाना पे क्या हो सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। तो आइए इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। चलिए, पदार्थ जो है, पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना है, इस चीज को समझिएगा पहले। पदार्थ, कोई भी पदार्थ होता है ना, पहले पदार्थ कहते किसे हैं, ये आपको हम बता दें, फिर पदार्थ के बारे में लिखाएंगे। देखिए, पदार्थ कहते हैं किसे, ये जान लीजिए, इसका खैर डेफिनेशन अभी हम आगे लिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा भी जानिए। जानते हैं, कोई भी वस्तु, दुनिया का कोई भी वस्तु जो स्थान छेकता हो, क्या करता हो, स्थान छेकता हो, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, द्रव्यमान मतलब कुछ ना कुछ उसमें वजन हो। ये बताइए, इस पेन में कुछ ना कुछ वजन होगा कि नहीं होगा, वजन होगा ना जी। तो ऐसा कोई भी पदार्थ दुनिया का जो स्थान छेकता होगा, या इसको हाथे पे रखेंगे तो थोड़ा सा स्थान छेकेगा कि नहीं छेकेगा, तो जो स्थान छेकता हो वो क्या होता है, पदार्थ होता है। जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान यानी वजन भी होना चाहिए, वो क्या है, पदार्थ है। कुछ भी पदार्थ हो सकता है, जैसे आप जो पेन से लिख रहे हो पदार्थ है, आपका कॉपी पदार्थ है, ये रिमोट पदार्थ है, ये जिस बेंच पे बैठे हैं वो पदार्थ है, ये टीवी अपने आप में पदार्थ है, मोबाइल फोन पदार्थ है, चार्जर पदार्थ है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। लेकिन बहुत सारा चीज ऐसा दुनिया में है जो पदार्थ नहीं है। प्रेम किसी से आप करते हैं, वो क्या पदार्थ है। ऐसा थोड़े होता है कि आपका जो है, चाहे किसी के ऊपर आप गुस्सा करते हैं, वो पदार्थ है। ऐसा तो नहीं है कि गुस्सा आपका दिमाग में जगह ही छेक रहा हो, ऐसे तो नहीं है। ऐसे थोड़े ना कि 50 गो गुस्सा कर लिए तो दिमाग भर गया, और 4 गो गुस्सा कम किए तो दिमाग खाली हो गया, ऐसे कुछ ना होता है। तो प्रेम जो हो गया, ईर्ष्या हो गया, गुस्सा हो गया, ये पदार्थ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम आपसे बोल दें कि हवा क्या है, पदार्थ है। हवा कुछ ना कुछ वजन द्रव्यमान घेरता है। जो साइकिल का टायर होता है, चाहे मोटरसाइकिल का, उसमें हवा नहीं भरा जाता है। तो जो कोई भी वस्तु जो द्रव्यमान यानी कि वजन, भार, वजन वगैरह उन सब में होगा, उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे, ठीक है। पदार्थों को दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, कितने भागों में जी, दो भागों में पदार्थों को बांट कर हम लोग पढ़ते हैं। एक हो जाता है आपका भौतिक पदार्थ, एक हो जाता है रासायनिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ क्या है, रासायनिक पदार्थ क्या है, सब कुछ हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत पदार्थ को समझे ना। एक होता है भौतिक पदार्थ, एक क्या होता है, भौतिक पदार्थ। और पदार्थ नहीं लिखते हैं जी, समझिएगा, एक होता है भौतिक पदार्थ, एक होता है रासायनिक पदार्थ। एक भौतिक होता है, क्या होता है, रासायनिक। भौतिक पदार्थ किसे कहते हैं, थोड़ा सा ये बताते हैं, फिर आगे भी बताएंगे। ऐसा कोई भी पदार्थ जिसको वापस उस स्थिति में लाया जा सके। जैसे मान लीजिए पोडियम है, ये लकड़ी का पोडियम है, इसको काट के हम कुर्सी भी बना सकते हैं, इसको काट कर हम चौकी भी बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं। ये हमारा क्या है, भौतिक पदार्थ हो जाएगा। जैसे पानी से बर्फ बनाया जा सकता है, अब फिर बर्फ से पानी बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, आराम से बना सकते हैं। पानी से बर्फ भी बना सकते हैं, अब बर्फ से उल्टा पानी भी बना सकते हैं। तो वापस फिर से अपने स्थिति में आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। तो वापस अपने स्थिति में जो आ जाएगा ना, उसे क्या कहा जाएगा, भौतिक पदार्थ। क्या कहा जाएगा, भौतिक पदार्थ। और जो अपने पहले की स्थिति में नहीं आएगा, वो रासायनिक पदार्थ। जैसे आप दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन दही से दूध बनेगा, तो दही से दूध नहीं बनेगा। यानी जो अपने पूर्वावस्था में नहीं आ सकता है, वो क्या हो जाएगा, रासायनिक। और जो अपने पूर्व अवस्था में आ सकता है, वो क्या हो जाएगा, भौतिक, ठीक है। चलिए, तो भौतिक जो पदार्थ है ना, इसे जानते हैं, इसे अभी 5 भागों में हम लोग बांट कर पढ़ेंगे। कितने भागों में, 5 भागों में। जैसे पहला हो जाएगा ठोस, पहला क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। हमारे साथ आप भी ऐसे बनाइए, छोटा में ही बनाइएगा। दूसरा हो जाएगा इसका द्रव, द्रव्य हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा गैस। और पदार्थ की चौथी अवस्था का खोज हो चुका है, जिसका नाम है प्लाज्मा। पांचवा हो जाएगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अंग्रेजी में लिख दे कि पूरा हिंदी में लिख दे, ठीक है। बोस आइंस्टाइन
बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है? ये आपका हो जाएगा भौतिक पदार्थ। और पांच ही है अभी वर्तमान में पदार्थ कितने तरह से की खोज हो चुकी है? 5 प्रकार की, 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा? 5। तो भौतिक में आप समझ गए, 5 को क्या है? अभी पदार्थ है। आइए अब रसायन की तरफ थोड़ा सा बढ़े जी। हाँ, रसायन की तरफ बढ़े। अब आइए थोड़ा रसायन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें हम रसायन की बात करें तो रसायनों को जो है ना, रासायनिक जो पदार्थ है इसको 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। रासायनिक पदार्थ को कितने भागों में? 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला हो जाएगा तत्व, पहला क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा यौगिक, क्या हो जाएगा? यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं सब कुछ हम लोग जानेंगे। पहला तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा जानते हैं क्या होगा? तीसरा हो जाएगा आपका मिश्रण। तीसरा क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। तो रासायनिक जो है पदार्थ उसको 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। देखिए तत्व जो है ना, तत्व को आगे चलकर भी 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला हो जाएगा धातु। धातु क्या होता है? तत्व होता है। दूसरा हो जाएगा अधातु। दूसरा क्या हो जाएगा? अधातु। और तीसरा हो जाएगा उपधातु। उप धातु। तीसरा क्या होगा? उपधातु होगा। तो तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा बताइए तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां से भाग जाइएगा। बताइएगा ना जी। तत्व होते हैं 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। तो तत्व 3 प्रकार के होते हैं। इसमें कोई डाउट है जी? कोई डाउट नहीं है। 1 2 3 लिख दिए, ठीक है। देखिए, बात करें यौगिक की बात करें तो यौगिक 2 तरह से होते हैं। एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। एक होता है कार्बनिक और दूसरा क्या होता है? अकार्बनिक होता है, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं। यौगिक भी हमारा 2 प्रकार का होता है लगभग। एक होता है कार्बनिक, अभी सब कुछ हम आपको बताएंगे कार्बनिक क्या है। और दूसरा होता है अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो यौगिक 2 तरह से होते हैं। एक पहला हो जाएगा कार्बनिक और दूसरा हो जाएगा अकार्बनिक। कोई दिक्कत है इसमें जी? कोई दिक्कत नहीं है। और बात करें मिश्रण की, मिश्रण हमारा होता है, अगर हम मिश्रण बताएं आपको, एक होता है समांग मिश्रण और एक होता है विषमांग मिश्रण। बताए थे ना एक दिन, शॉर्ट जो पढ़ाए थे ना समांग, उस दिन बताए थे। समांग मिश्रण एक क्या होता है? विषमांग मिश्रण। विषमांग, विषमांग या फिर असमांग भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। तो पदार्थ को देखिए किस तरह से हम लोग बांट कर पढ़ते हैं। ऐसे ही पदार्थ को बांट कर पढ़ते हैं। और सबके बारे में हम क्या करेंगे? बताएंगे। इस ये चैप्टर बड़ा होता है और इस चैप्टर में इतना बात मोटा मोटी जान जाइएगा, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये पहला चैप्टर का हेडिंग है। सारा अपने आप में क्या है? हेडिंग है, समझ रहे हैं ना। और इस चार्ट को याद रखिएगा, ऐसे बना लीजिए अपने कॉपी में अच्छे से। शुरू में ही बोले थे हम बेड़ करके बनाइएगा, स्पेस ज्यादा रहेगा। आप देख लीजिएगा। अच्छा लोग जानते हैं अच्छा विद्यार्थी क्या करता है, क्लास का एक अलग जो है ना, अलग एक रफ कॉपी लेके आता है, रफ कॉपी रखता है। और जब घर पे जाता है ना तो उसको एक टाइम और बनाता है, सॉफ करता है। और जब सॉफ किया जाता है ना तो उसे ये होता है कि चीजें फिर से दोबारा याद आती है, ठीक है। और वो कॉन्फर्म हो जाता है। नोट्स से ये लाख गुना बेहतर प्रक्रिया है। इसमें नया क्वेश्चन भी हम आपको लिखाएंगे जो आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं इतना आप लिख लिए होंगे हमारे साथ, अगर लिखे होंगे तो। अब इसमें हम आपको बताएंगे, सबसे पहले हेडिंग मरवाएंगे, पदार्थ क्या कहते हैं, भौतिक की सब सब एक एक करके सब अपने आप में हेडिंग है। अब आप हेडिंग मारिए, जानते हैं क्या? उसके आगे आप हेडिंग मारिए पदार्थ। पदार्थ
हेडिंग लगा लीजिएगा पदार्थ। पदार्थ हेडिंग मार लीजिएगा और एक स्टार मार के बात लिखिएगा, हम आपको बोल रहे हैं। चलिए बोले, लिखिएगा। ऐसा ऐसा कोई भी पदार्थ या वस्तु, ऐसा कोई भी पदार्थ या वस्तु जो, ऐसा कोई भी पदार्थ या वस्तु जो स्थान घेरता हो, स्थान घेरता हो, स्थान घेरता हो, या जिसका, या जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, या जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ न कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो, पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। लिख दिए ना। इस बात को, पदार्थ को लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, अब आप जानते हैं क्या कीजिए, अभी आप पदार्थ हेडिंग मारे हैं, अब हम आप इसमें ही नहीं लिखेंगे कि पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक भौतिक एक रासायनिक, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में हम सारा बात दिखा दिए हैं। इसको लिखिएगा तो फिर बड़ा हो जाएगा नोट। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब आपको क्या हेडिंग मारना है? अब आपको मारना है भौतिक पदार्थ। ठीक है, अब भौतिक पदार्थ अगर थोड़ा सा स्मार्ट बनिएगा ना तो डायरेक्ट हम ठोस भी लिखा सकते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? डायरेक्ट ठोस में लिखवा देना। हाँ, क्योंकि अब स्ट्रक्चर समझ गए ना, ठोस भौतिक में आ रहा है, इतना तो आप लोग समझदार हैं। अब जानते हैं क्या कीजिए, अब वहां पे एग्जाम्पल डेट में लिखिएगा, जैसे में लिख लीजिए, वहां नीचे जैसे लिखना पड़ेगा ना जी, जैसे में लिखिए किताब। किताब आपका क्या है? पदार्थ है। किताब लिख लीजिए। टेबल लिख दीजिएगा, किताब, टेबल, कुर्सी, पंखा इत्यादि। किताब, टेबल, कुर्सी, पंखा इत्यादि, ये सब अपने आप में क्या है? पदार्थ है। किताब, टेबल, कुर्सी, पंखा इत्यादि, ये क्या है जी? पदार्थ है। इसको समझे हैं? तो पदार्थ में कोई दिक्कत नहीं ना है। ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा कोई भी पदार्थ या वस्तु जो द्रव्यमान छेके, उसका द्रव्यमान हो, स्थान छेके, उसको क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। अब अगला हेडिंग मारिए ठोस। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए। हेडिंग मारिए, जानते हैं क्या? पदार्थ की अवस्था। हेडिंग मारिए पदार्थ की अवस्था, ये बताते हैं। पदार्थ की अवस्था हेडिंग मारिए। मार दिए? चलिए लिखिएगा। पदार्थ की स्टार मार के लिखिएगा, हेडिंग मारना है पदार्थ की अवस्था, और उसके बाद यहाँ पे स्टार मार के लिखना है पदार्थ की, पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्था है। पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्था है। पहला लिखिएगा ठोस, दूसरा लिखिएगा द्रव्य, तीन अवस्था है, अवस्था। पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्था है। पहला लिखिए ठोस, दूसरा हो जाएगा द्रव्य, और तीसरा हो जाएगा गैस। अगर आपसे कोई पूछेगा पदार्थ का मुख्यतः कितना अवस्था है, तीन अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, है ना जी। लेकिन आप एक बात जानिए, अभी जो है ना पदार्थ का वर्तमान में पांच अवस्था खोजा जा चुका है। चौथा प्लाज्मा है, और पांचवा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ये क्या है? गर्म कौन है, ठंडा कौन है, ये सब आगे हम लोग जानेंगे। लेकिन अब आपको हेडिंग नहीं मारना है। अब जानते हैं क्या करना है? स्टार मार के जो आप लिखिएगा ठोस, क्या लिखिएगा नीचे? ठोस लिखिएगा। और ठोस लिखने के बाद से जो है ना ऐसे एरर दे दीजिएगा,
और इसमें अब लिखिएगा ठोस क्या है, फिर आगे भी ऐसे ही बताएंगे द्रव क्या है, ऐसे ही क्या कीजिएगा लिखिएगा, लिखिएगा, बोले जी ठोस वाले में बोलते हैं, लिखिए, लिखिएगा, ठोस वे पदार्थ है, ठोस वे पदार्थ है जिनका, ठोस वे पदार्थ है जिनका निश्चित आयतन होता है, ठोस वे पदार्थ हैं जिनका निश्चित आयतन होते हैं तथा तथा इनमें इनमें अंतराण्विक स्थान, तथा इनमें अंतराण्विक लिख दें, तथा इनमें अंतराण्विक स्थान ना के बराबर होता है, अंतराण्विक स्थान ना के बराबर होता है, लेकिन लेकिन अंतराण्विक बल, लेकिन अंतराण्विक बल अधिक होता है, लेकिन अंतराण्विक बल क्या होता है, अधिक होता है। अंतराण्विक जो बल होता है ना वो क्या होता है, अधिक होता है। ये अंतराण्विक स्थान क्या है, अंतराण्विक बल क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। ठोस जो होता है ना, एक बात सुनिए, लोहा क्या है, ठोस है कि नहीं है? लोहा को हाथ से इसे दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते। काहे नहीं दब रहा है? क्योंकि उसके अंदर स्थान खाली नहीं है कि दबेगा। अगर जिसमें स्थान खाली होता है वही ना दबता है जी। अच्छा बैलून देखें, बैलून, बैलून को दबाइएगा दब जाएगा, दबता है कि नहीं दबता है? तो जिसमें स्थान एकदम ना के बराबर होता है ना वही नहीं दबता है। और ये गुण ठोस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ठोस में। इस मोबाइल को जानते हैं, इस पत्थर को ले लेते हैं, अगर ये प्रिज्म टाइप का है, अगर इसको दबाएंगे तो दबेगा? क्यों नहीं दब रहा? क्योंकि इसके अंदर खाली स्थान नहीं है। तो जो खाली स्थान नहीं है ना उसी को अंतराण्विक स्थान कहा जाता है। मतलब इनके जो अणु होते हैं ना उनके बीचों कोई गैप यानी कि कोई जो है ना स्पेस नहीं पाया जाता है, उसी को अंतराण्विक स्थान कहते हैं। मतलब ठोस जो पदार्थ होते हैं ना उनके जो अणु होते हैं, अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, आगे हम बताएंगे। लेकिन अभी इतना ही जानिए, जो ठोस पदार्थ होते हैं ना उनके जो अणु होते हैं वो एकदम चिपके रहते हैं, सुव्यवस्थित तरीका से चिपके हुए रहते हैं, थोड़ा सा भी स्थान नहीं होता है, उसे ही ठोस कहते हैं। और अंतराण्विक, और उसमें एक बात और लिखवा है कि परमाणविक बल अधिक होता है। परमाणविक बल मतलब ये हुआ ना, उसके परमाणुओं की ताकत अधिक होती है। परमाणु की क्या होती है? ताकत अधिक होती है। समझ गए कि नहीं? अगर इससे हम चला के मारेंगे तो आपको घाव लगेगा कि बैलून से? बोलिए, ट्राई करें जी, निर्मला मारे इससे ना जी। अभी बताइएगा, ठोस पदार्थ से अगर हम चला के मारेंगे तो घाव लगेगा ज्यादा कि पानी से चला के मारेंगे तो? ठोस है ना, तो ठोस का अंतराण्विक बल अधिक है कि पानी का? ठोस का ना है। हाँ, तो जिसका बल ज्यादा रहेगा वो क्या है, उसे घाव ज्यादा लगता है, इसीलिए ठोस से मारिएगा तो ज्यादा घाव लगेगा। तो अब दूसरा लिखिए, जानते हैं क्या? जैसे इसमें जानते हैं, जैसे में लिख लीजिएगा, जैसे लिख दीजिए आप, लोहा, स्टील, लोहा स्टील लिख दीजिए खाली, जैसे में लिख दिए लोहा स्टील, लिख दिए ना? अब नीचे स्टार मार्क लिखिएगा। ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, ठोस पदार्थ भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, स्टार मार्क लिखना था। ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, लिखे है ना, ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। अब डायरेक्ट जानते हैं क्या कीजिएगा, उसके नीचे एक लिखिएगा, आप पहला लिखिएगा क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय, पहला लिखिएगा क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस लिख के ऐसे एरो दीजिए, इसमें क्रिस्टलीय ठोस लिखिए और उसमें एरो दीजिए। ऐसे पदार्थ लिखिएगा उसमें, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ
जिनका घनत्व अधिक होता है, ऐसे पदार्थ जिनका घनत्व अधिक होता है तथा अंतराण्विक स्थान कम होता है, तथा अंतराण्विक स्थान कम होता है, उसे क्रिस्टलीय कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका घनत्व अधिक होता है और अंतराण्विक स्थान क्या होता है, कम होता है, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं। जिस क्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं, जैसे में लिख लीजिएगा हीरा। हीरा क्या है, क्रिस्टलीय है। जैसे में लिखिएगा हीरा, क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। हीरा आपका कैसा पदार्थ है जी, क्रिस्टलीय हीरा पदार्थ है। समझ रहे ना। देखिए हीरा को आप नहीं दबा सकते हैं, हीरा को आप दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं। समझ गए कि नहीं, हीरा को आप दबा ही नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी स्पेस नहीं होता है। दूसरा लिखिएगा, उसमें स्टार मार्क है, स्टार मार्क ना 2 नंबर दे के लिखिएगा, अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय ठोस। एक बात हमको बताइए, रसगुल्ला क्या है, रसगुल्ला दो तरह का होता है, एगो होता है सूखा रसगुल्ला, एगो होता है स्पंज। दोनों को हम समांतर में रसगुल्ला बोल सकते हैं। बताइएगा स्पंज दबेगा कि जो सूखा लगा रसगुल्ला होता है वो दबेगा, स्पंज न दबता है। तो जो स्पंज दब रहा है ना, वो भी तो ठोस है, वो भी क्या है, ठोस है, वो तो द्रव गैस है नहीं। रसगुल्ला में देखिए जो स्पंज है वो भी ठोस है, और जो सूखा वाला रसगुल्ला है ना जिसमें पानी बहुत कम रहता है वो भी ठोस है, दोनों ठोस है। लेकिन दोनों ठोस में अंतर जानते हैं क्या है, जो स्पंज है ना वो अक्रिस्टलीय है। क्या है, अक्रिस्टलीय, उसको दबाने पे दब जाता है। समझ गए कि नहीं, क्योंकि उसमें अंतराण्विक स्थान है और उसमें घनत्व क्या है, कमी है, घनत्व की कमी है, इसीलिए वो दब जाता है। तो स्पंज आसानी से दब जाता है, इसका मतलब क्या है, वो अक्रिस्टलीय है। लेकिन सूखा रसगुल्ला दबाइएगा तो नहीं दबता है, वो क्या है, क्रिस्टलीय है। मतलब जिसमें स्थान ना के बराबर होगा वो क्रिस्टलीय, और जिसमें स्थान होगा वो भले ही ठोस है वो क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय। तो अक्रिस्टलीय में एरा देके लिखिएगा, लिखिए इस पदार्थ में अंतराण्विक स्थान पाया जाता है, इस पदार्थ में अंतराण्विक स्थान पाया जाता है। इस पदार्थ में अंतराण्विक स्थान पाया जाता है। जैसे में लिख दीजिएगा, जानते हैं क्या, जैसे में लिखिएगा कांच और रबड़, रबड़ लिख दीजिए और कांच लिख दीजिए, ये अक्रिस्टलीय पदार्थ है। जैसे में हो जाएगा कांच और ही रबड़ हो जाएगा, कांच और रबड़। अच्छा एक बात हमको बताइए, रबड़ को दबाइएगा तो दबेगा कि नहीं, हाँ, रबड़ को दबाइएगा तो वो दब जाएगा, रबड़ भी ठोस ही है। और कांच को दबाइएगा तो नहीं दबेगा, दबता है, एकदम दबता है। हम बता रहे, सुनिए बता रहे, रुक जाइए। बोलोरो वोलोरो गाड़ी घोड़ा का कांच देखे हैं, हाँ, वो जब एक्सीडेंट करता है ना तो उसका दब जाता है कांचवा, कांच दब जाता है। कांच में बहुत, कांच में देखिएगा अंदर एयर बन जाता है, एयर मतलब समझते हैं, हवा बन जाता है, चनक जाता है, वो चनक कहाँ रहा है, एयर की वजह से चनक जाता है। तो कांच भी क्या हो जाता है, वो क्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइज नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर कांच भी होगा। मतलब कांच पूछेगा आपसे, कांच किस प्रकार का ठोस है, अक्रिस्टलीय। कहेगा ऐसा कोई भी ठोस जो आसानी से दबाने पे दब जाता है, वो क्रिस्टलीय होगा कि अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ना होगा। ठोस अभी तक जानते थे बस, ठोस एक पदार्थ की अवस्था है, लेकिन आज जाने ठोस दो प्रकार का होता है, एक क्रिस्टलीय एक अक्रिस्टलीय। हम आपको एक बात बता देते हैं, इतना हम आपको इसमें डेप्थ पढ़ाएंगे ना, छूटेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। पीछे जो पढ़े थे केमिस्ट्री 2 दिन में और आज जो पढ़ रहे हैं, कुछ अंतर दिखाई दे रहा है ना, आ रहा ना जी, बहुत अंतर दिखाई देगा। ये पूरा आपका डेप्थ रहेगा, ठीक ना। अब हेडिंग मारिए द्रव्य, हेडिंग मारिए द्रव्य। बोले द्रव्य वो पदार्थ है, लिखिएगा द्रव्य वो पदार्थ है, द्रव्य वो पदार्थ है जिसका
द्रव्य वो पदार्थ है जिसका आयतन, द्रव्य वो पदार्थ है जिसका आयतन आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। द्रव्य वो पदार्थ है जिसका आयतन निश्चित होता है तथा आकार अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है तथा आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। द्रव्य वो पदार्थ है जिसका आयतन निश्चित होता है तथा आकार क्या होता है जी, अनिश्चित होता है। आप हमको वो दीजिएगा, थोड़ा वो बोतल दीजिए, बोतल लाइए ना। देखिए इसमें द्रव्य है, ये क्या है, ये द्रव्य है कि ना है। इसका आयतन कितना है सबको पता है कि ये 1 लीटर से थोड़ा सा कम पानी है, यानी कि इसका आयतन फिक्स है। आयतन मतलब जितना स्थान छेकता है ना, कितना मतलब घन यानी घनाभ जो भी बोल लीजिए, सेंटीमीटर आयतन छेकता है, वो ही आयतन होता है। तो इसका आयतन निश्चित है लेकिन आकार इसका निश्चित नहीं है। अभी देखिए इस शेप में हो गया है। अगर इस पानी को आकार हम बदलना चाहें, आसानी से इस पानी का आकार बदल सकते हैं। इस पानी को हम इसमें डालेंगे ना, हम इसमें डाल देंगे तो इस आकार में भी पानी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आप देखिए आपके सामने हम डाल के देखते हैं। ये पानी का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इसमें पानी आ गया कि नहीं आ गया, आप देखिए पानी आ गया ना इसमें। तो मतलब ये हुआ कि इसका आयतन निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है। अगर हमको मन करेगा इसको ऐसे बना ले तो बना कि ना बना, गोल शेप में भी ऐसे बना ना जी। तो द्रव्य जो होता है ना उसका आयतन क्या होता है, निश्चित, लेकिन आकार अनिश्चित। पानी को जिस स्ट्रक्चर में मोड़ना चाहते हैं उस स्ट्रक्चर में मोड़ सकता है। समझ रहे कि ना समझ रहे। तो इस बात को आप समझ गए। जैसे में लिख दीजिए दूध, दूध लिख दीजिए, पानी लिख दीजिए। जैसे में क्या हो जाएगा, दूध और पानी। जैसे में दूध लिख दीजिए और पानी लिख दीजिए, हो गया ना। चलिए इसके बाद अगला लिखिएगा गैस। अच्छा एक बात हम आपसे पूछे, बताइएगा द्रव्य जो है, द्रव्य में अंतराणविक स्थान ज्यादा पाया जाएगा कि ठोस में। अंतराणविक स्थान माने खाली स्थान सबसे ज्यादा किसमें होगा, द्रव्य में ना होगा। और ठोस में खाली स्थान क्या होगा, नहीं पाया जाएगा, कम मतलब ना के बराबर पाया जाएगा। जो अक्रिस्टलीय होगा उसमें ना के बराबर हो, उसमें हो सकता है थोड़ा सा। एक और बात बताइएगा, बताइए ठोस और द्रव्य में दोनों के परमाणु जो बल है, परमाणविक बल भी बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, इंटरसेलुलर फोर्स बोलते हैं। तो परमाणु जो बल है द्रव्य का अधिक होगा कि ठोस का, नहीं ठोस का। हे भगवान, आप कहीं ठोस से चला के मारेंगे तो घाव लगेगा ज्यादा कि पानी से, ठोस से ना ज्यादा लगेगा। तो इस बल इसमें ना ज्यादा है, नहीं समझे। कभी भी आपसे पूछेगा किसका परमाणविक बल अधिक होता है, आप बताइएगा ठोस का। समझ रहे हैं ना। द्रव्य का क्या होता है, कम होता है। द्रव्य का कम होता है क्योंकि उसको दबाने पे दब जाता है, उसे चोट भी बहुत कम लगता है। ठीक है, तो लिखिए इसके बाद। आप जानते हैं क्या कीजिए, टाइमिंग आपका दे दीजिए। लो नहीं पता था जी, मैसेज किए थे ग्रुप में, गुड मॉर्निंग। ठीक है बैठिए। आज आप लोग लेट आए समझ में आ रहा है, क्लास रिकॉर्ड हुआ है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कल से लेट नहीं आना है। और आप एक बैच को फॉलो कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। 2-3 बैच को फॉलो नहीं करना है। खैर बैठिए। तो हम आपको क्या लिखा दिए, द्रव लिखा दिए, ठोस लिखा दिए, और एक बचा हुआ है गैस। हेडिंग मारिए गैस, गैस हेडिंग मारिए। बोले स्टार, लिखिए हेडिंग मारिए गैस, स्टार मार के लिखिएगा। गैस वह पदार्थ है, गैस वह पदार्थ है जिसका, गैस वह पदार्थ है जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है। गैस वह पदार्थ है जिसका आयतन तथा आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। गैस वह पदार्थ है जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है। गैस वह पदार्थ है जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, जैसे में लिख दीजिए, जानते हैं क्या, लिख दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लिख सकते हैं, ये गैस नहीं है जी। लिख दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन।
आप जानते हैं गैस का आकार भी अनिश्चित होता है, आयतन भी अनिश्चित होता है। गैस को आप संपीड़ित भी कर सकते हैं। एक हमको बात बताइए, बैलून जो होता है, बैलून, उसको देखें, उसमें पानी भरा रहता है कि गैस? गैस होता है कि नहीं होता है? तो उसका आयतन, उसको दाबिएगा, बैलून को दाबिएगा तो दब जाएगा, उसका आयतन कम भी हो जाता है। आयतन क्या हो जाता है? कम भी हो जाता है। समझ गए कि नहीं? एक ही सिलेंडर होता है, उसी सिलेंडर में देखते हैं जो एलपीजी होता है, एलपीजी की बात करें, चाहे कोई भी, अगर साइकिल या इन सब टायरों का बात करें, उन सब में जो ऑक्सीजन चाहे गैस भरा जाता है, उतना ही टायर में देखते हैं अधिक भी हो जाता है, कम भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो उसका आकार और उसका आयतन दोनों अनिश्चित होता है। और गैस का अंतराणविक स्थान अधिक होता है, और परमाणविक बल जो होता है ना, एकदम ना के बराबर होता है। हवा से कोई चला के आपको मारेगा, घाव लगेगा? तो क्या उसमें बल है? नहीं ना है। लेकिन आपको पानी से चला के मारेंगे ना, तो हवा से तनी सुख ज्यादा घाव लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अब बताइए, द्रव्य का थोड़ा सा, पानी यानी गैस के तुलना में थोड़ा सा बल अधिक होता है। अब द्रव्य को छोड़ के अब आपको ठोस से, अब इससे चला के हम मारे तो तब तो और भी अधिक चोट लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे अधिक, जो अगर हम आपको कहें, परमाणविक बल किसका होता है? ठोस का। उसके बाद द्रव्य का, और उसके बाद गैस का। बताइए, ठोस में, द्रव्य में और गैस में सबसे अधिक चोट किससे लगेगा? ठोस से ना लगेगा। तो ठोस का जो होता है ना, परमाणविक जो बल होता है, उसके परमाणु का जो बल होता है, वो क्या होता है? अधिक होता है। और द्रव्य का ठोस से थोड़ा सा कम होता है। और जो गैस होता है ना, उसका एकदम से कम होता है। हवा से किसी को थोड़े चोट लगा है महाराज? आप ही को मान लीजिए फूक दिए, फू, अब आपको चोट लग गया? नहीं ना लगा। लेकिन अगर इससे फूके तो तब तो लगेगा। आप बल समझ गए? अंतराणविक बल क्या होता है, अंतराणविक स्थान किसे कहते हैं, इस बात को जान लीजिए। ठोस में जो है ना, थोड़ा सा भी दबाइएगा तो दबेगा? नहीं दबेगा। ठोस नहीं दबता है। लेकिन कुछ ऐसा ठोस जो थोड़ा सा दब जाता है, जैसे स्पंज भी एक ठोस है, रसगुल्ला स्पंज क्या है? ठोस है। तो उसे बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। और जो नहीं दबता है उसे बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। बोलते हैं कि नहीं? दो तरह से रसगुल्ला होता है, एक होता है सूखा वाला, एक होता है स्पंज। तो स्पंज दबता है थोड़ा थोड़ा, वो भी ठोस ही है, लेकिन अक्रिस्टलीय हो जाएगा। एक होता है आपका सूखा रसगुल्ला, वो नहीं दबता है, वो क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीय हो जाएगा। तो ठोस दो प्रकार से लिखाए थे। फिर आगे गैस के बारे में भी हम बता दिए, द्रव्य के बारे में बता दिए, ठीक ना? अब पदार्थ का चौथा अवस्था, उसमें स्टार मार के लिखिएगा। अगला प्लाज्मा हेड, स्टार मार के प्लाज्मा लिख दीजिएगा, और एरा दे के लिखना है। स्टार मार के प्लाज्मा लिखिए। प्लाज्मा अब यहां से लिखिएगा। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। यह पदार्थ की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। चलिए लिखिएगा उसमें, और आगे उसी में एक बात और बढ़ाइएगा। प्लाज्मा का तापमान, उसी में लिखिएगा, प्लाज्मा का तापमान प्लाज्मा का तापमान यहां तक लिख दिए है ना? सबसे अधिकतम लिखिए, प्लाज्मा का तापमान सबसे अधिकतम, प्लाज्मा का तापमान सबसे अधिकतम, कोष्ठ में लिखिएगा। प्लाज्मा का तापमान सबसे अधिकतम, कोष्ठ में जानते हैं क्या लिखना है? कोष्ठ में लिखना है 373 डिग्री सेल्सियस। बाप रे, बहुत ज्यादा होता है। सुनिए, बता रहे हैं, 373 को काट दीजिए, बहुत ज्यादा होता है। आप जानते हैं, उसको कोष्ठ को काट के छोड़ दीजिए, 15,000 मिलियन होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? तो उसको छोड़ ही दीजिए। दुनिया का सबसे, अगर पूछेगा ना गर्म पदार्थ क्या है, प्लाज्मा है।
प्लाज्मा इतना गर्म कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। 373 को मत लिखिए, छोड़ दीजिए। तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, ये दुनिया का क्या है, सबसे गर्म पदार्थ है। लिखिएगा अगला, पदार्थ की पांचवी अवस्था, स्टार मार्क लिखिए, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। स्टार मार्क लिखना है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आप इसको जो है ना ऐसे एरा दीजिए और लिखिए, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। यह कितनी अवस्था है, पांचवी। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। इसका तापमान -273, इसका तापमान -273 डिग्री सेल्सियस है। उसी में एक और बात लिख दीजिएगा, यह दुनिया का सबसे ठंडा पदार्थ है। दुनिया का सबसे ठंडा पदार्थ क्या है, दुनिया का सबसे ठंडा पदार्थ जो है ना, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ठीक है। तो पदार्थ का पांचवी अवस्था हम लिखा दिए हैं। यानी अगर हम बात करें इस चार्ट में, ये सब हम लोग पढ़ लिए ना आज के क्लास में जी, ये सारा हम लोग पढ़ लिए। पदार्थ को बांटे थे भौतिक और रासायनिक में। ठोस के बारे में बताए, थोड़ा सा द्रव्य के बारे में बताए, गैस के बारे में बताए, प्लाज्मा के बारे में बताए, बोस आइंस्टाइन ने जो पांचवी अवस्था इसके बारे में भी लिखा है। दुनिया का सबसे गर्म पदार्थ क्या है, प्लाज्मा, और सबसे ठंडा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। समझ गए ना। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रहेगा। अभी सर का एक क्लास चलेगा 45 मिनट का मैथ का। फिर से हम आपको बता देते हैं, आप अपने आप को थोड़ा सा रूटीन में लाइए, ज्यादा दिन नहीं, आप हमको गिन के 90 दिन दीजिए। 90 दिन से 91 नहीं होगा, हम कोशिश करेंगे पूरा सिलेबस खत्म कर दे और पूरा का पूरा डेप्थ चलेगा, ठीक है। जो इंसान 1 महीना में सिलेबस खत्म कर सकता है ना, 1 महीना में सिलेबस खत्म हुआ भी है। सब कुछ पढ़ाई है उसमें, किसी में 2-4 शब्द कम, लेकिन पढ़ाए तो सब कुछ है। नहीं पढ़ाए जी, सब कुछ पढ़ाए हैं। जो शुरू से 22 तारीख से जुड़े थे उनको पता है। आप 3 महीना हमको दीजिए समय, सारा सिलेबस आपका खत्म कर देंगे और कोई भी एग्जाम में बैठिएगा क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक ना। तो आप 7 बजे से आइए, आपका क्लास 7 बजे से चलता है और 7 से 10 बजे तक चलता है। 1 घंटा शुरुआती में केमिस्ट्री चलेगा, उसके बाद मैथ चलेगा और 1 घंटा बिहार स्पेशल बोले हैं लोग, आप ही लोग पढ़ाने के लिए, तो बिहार स्पेशल भी क्या करेंगे, पढ़ा देंगे अच्छे से। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।